Hello, good morning to all. How are you? All of you are well? कैसे हैं सभी लोग? एकदम मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप सभी लोगों ने होमवर्क किया है? क्या सभी स्टूडेंट्स को एससीवी मिल गई थी? मैंने एससीवी की सॉफ्ट कॉपी 3 मई का जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें जो 3 मई का हैंडआउट शेयर किया था उसी के साथ मैंने एससीवी भी शेयर की थी। क्या आप लोगों को एससीवी मिली? यस, काफी सारे स्टूडेंट्स को एससीवी मिल गई है। जिन स्टूडेंट्स को एससीवी नहीं मिली है, मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है ये रिक्वेस्ट? कि आप जब भी रात को सोते हैं उससे पहले एलएन प्लस के अकाउंट पे जाकर के जहां पे आपको हैंडआउट अवेलेबल होता है उस फोल्डर में जाकर के चेक किया करें कि आपके फैकल्टीज ने कुछ नया आपके लिए अपलोड तो नहीं किया है। मैंने एससीवी 3 मई के फोल्डर में अपलोड कर दी थी। क्लियर है? जिन लोगों के पास बुक है बहुत अच्छी बात है। अभी जिन लोगों के पास एससी वर्मा नहीं है तो वो अभी सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें एलएन का जो स्टडी मटेरियल है जैसे कि शीट, ये सारी चीजें क्या हमें इनकी हार्ड कॉपी भी मिलेगी? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल आपको इनकी हार्ड कॉपी आपके घर पर मेल की जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से अभी मेल की जो फैसिलिटीज हैं वो फॉलो नहीं हो पा रही है। तो आफ्टर सम टाइम ये कॉपी जो भी है इनकी हार्ड कॉपी शीट की वो आपको आपके घर पे भिजवा दी जाएगी। तो आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी पैनिक ना हो। क्लियर? हाँ, और एक और बात कि आपको किसी भी तरीके के एकेडमिक इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आपकी जो इवनिंग में ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं उन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप अपने फैकल्टीज के साथ उन एकेडमिक इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके जो भी एकेडमिक इश्यूज हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सॉल्यूशंस हमें कैसे देखने हैं, कौन सा मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, किसी को अगर किसी भी तरीके की कोई भी लॉगिन इश्यूज आ रहे हैं तो आपको डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशंस। आप अपने ट्यूटोरियल क्लासेस में जो भी आपके टीचर्स हैं आप उनको बताएं, उनका कांटेक्ट नंबर लें और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहें। ट्यूटोरियल क्लासेस के जो भी फैकल्टीज हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को वन ऑफ द बेस्ट वे में रिजॉल्व करने की हेल्प करेंगे। सो डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशन। जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एलएन बीपीएमएस के रिगार्डिंग या फिर ई सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, या किसी को ये नहीं पता है कि हमें यहाँ पर ये जो भी मटेरियल मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, एनी ऑफ द इश्यूज, तो वो आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे। आप प्लीज, मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं इवनिंग सेशन में उन ट्यूटोरियल क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप ट्यूटोरियल क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर मेरी बात? तो याद रखिएगा कि आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप उसे नोट डाउन करें। आपको चाहे एकेडमिक इश्यूज आ रहे हो, चाहे आपको कॉन्सेप्ट्स में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप एलएन सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाएगा, आपको हर एक चीज इन डिटेल एक्सप्लेन की जाएगी। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अपने ट्यूटोरियल बैचेस में जो भी फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं उनके कांटेक्ट में रहें और अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते रहें। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कितने लोग पढ़ के आए हैं? कितने लोगों ने क्लास नोट्स रिवाइज किए हैं? क्या मैंने जो भी पढ़ाया था क्या सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या सभी स्टूडेंट डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं? तो अच्छा, जल्दी से बताएं फटाफट कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 1 2 3 4, फटाफट। बहुत बढ़िया। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर ये सॉलिड एंगल जो है, ये सॉलिड एंगल को आप मैथमेटिकली प्रूव करें। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी इस चैप्टर में हम यूनिट्स और डायमेंशंस निकालना सीख रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में अभी अगर हम समझना भी चाहें तो समझ नहीं सकते। तो आपको उसके सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूले पे ध्यान देना है, उसकी यूनिट क्या है और उसके डायमेंशंस क्या है उन पे ध्यान देना है। आपको जो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बताई गई है, इवन आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं भी पता, फिर भी हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, तो आप इस स्क्रीन विजिबल है? ओके, वेट अ मिनट। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमें रेस का डिस्कशन करना है और एससीबी का डिस्कशन करना है। तो ये जो भी डिस्कशन है ये आज हम क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है? तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्लास के एंड में हम सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने जो भी पढ़ाया था आपके नोट्स में जो भी लिखा हुआ है, मैंने 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनाए थे। आप उन सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को पढ़ लो। और मैं एक चीज हमेशा बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार टाइप करते रहते हैं, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि पर्स जैन एक ही मैसेज को लगभग 50 बार टाइप कर चुके हैं। तो बेटा अगर टाइप करने पे तुम्हारा ध्यान रहेगा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, हम उन पॉइंट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि आपकी कोई भी एकेडमिक क्वेरी है, सारी एकेडमिक क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि सभी को स्क्रीन विजिबल होगा। बहुत बढ़िया। भैया जितना बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, मजा आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है? यस, श्योरली आई विल रोटेट द डिवाइस। आपको अगर कोई भी कांटेक्ट नंबर चाहिए तो आप अपनी ट्यूटोरियल फैकल्टीज से बात करें। ट्यूटोरियल फैकल्टीज आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और वो आपको प्रॉपर असिस्ट करते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे, ठीक है? आई थिंक अभी आपको सारी चीजें विजिबल होंगी। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार जल्दी से फटाफट हमने लास्ट की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक बार से क्विक रिवाइज करते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या देखा था? एंगल्स आर डायमेंशनलेस। मतलब आज के बाद अगर कोई भी एंगल दिखाई दे या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे कि अभी आपको साइन थीटा दिख रहा है, इसी तरीके से सपोज मैं यहाँ पर कोई और टर्म लिख देता लाइक कॉस थीटा या टेन थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हमें हमेशा याद क्या रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मेरे से, यहाँ पर सानवी ने पूछा है कि ट्यूटोरियल फैकल्टीज का हमें कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिलेगा? तो जब आपकी क्लासेस होती हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिएगा, डेफिनेटली दे विल गिव अस। और मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया अपने ट्यूटोरियल फैकल्टीज को कि वो आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर दें, जिससे कि आपको कोई भी इशू है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर पाए, ठीक है? एंगल्स आर डायमेंशनलेस। उसके बाद अगली बात जो हमने करी थी वो करी थी एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो एक्सपोनेंट्स हमेशा क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? जल्दी बताओ क्यों बोल पा रहे हैं कि एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस क्यों है? जल्दी बताएं फटाफट। एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस इसीलिए है क्योंकि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? नंबर। और हमने पढ़ा था कि नंबर्स आर डायमेंशन लेस। तो आपको यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 2 की पावर 80, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी। तो 2 की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है हमेशा इसके डायमेंशन किसके बराबर कर देंगे? 1 के बराबर। क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें एक्सपोनेंट दिखाई देता है तो याद रखना कि उस एक्सपोनेंट के डायमेंशंस, और डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं? उसे ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि उसकी डायमेंशंस को डायरेक्टली हम 1 के बराबर करते हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब है कि सभी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर्स थी वो जीरो, और अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने अगला टर्म पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। बताएंगे क्या? ये अभिनव सिंह पिछले एक
लास्ट क्लास से एक ही मैसेज मुझसे बार बार कर रहे हैं कि dy बाई dx क्या होगा। बेटा क्या मैंने अभी dy बाई dx पढ़ाया है? मैंने जो चीज नहीं पढ़ाई है मैं उसको अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकता। तो प्लीज अभिनव सिंह इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी चीजें ही बताते रहेंगे तो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ आपको, आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आईआईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हमें जो आता है वो हमें अपने टीचर्स को नहीं बताना कि आपको क्या आता है। जो आपको टीचर सिखा रहे हैं पहले आप उस चीज को सीखें। ओके, हाँ, नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आज के बाद अगर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई देता है तो उस लॉगरिथमिक फंक्शन के भी डायमेंशंस क्या होंगे? 1। मतलब इस लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर अगर ये कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो सीधे हम इसमें डायमेंशंस 1 के बराबर कर सकते हैं। आई होप कि मैं यहां तक चर्चा कर चुका हूं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, सभी को स्क्रीन विजिबल है बहुत अच्छे से? क्या सभी को मजा आ रहा है? सभी को सारी चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अपूर्व, शानदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्म, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिट एंड डायमेंशन। एक बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, उस बात को हमें समझना है। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि हम सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि मेरे से अगर कोई कहे कि ये बताओ कि 2 मीटर प्लस 5 केजी क्या होगा। इफ समवन विल आस्क मी कि 2 मीटर प्लस 5 केजी क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि 2 मीटर जो है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? लेंथ। और 5 केजी जो है वो हो गई मास। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? क्या आपका आंसर इस केस में 2 प्लस 5 क्या 7 केजी मीटर होगा? नहीं। तो आप कहेंगे यार क्या गजब टोपीबाज इंसान हो यार तुम, है तुम्हें यार इतनी बेसिक सी फिजिक्स नहीं आती है? तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हम उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो, सेम हो। ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि 2 मीटर प्लस 5 केजी क्या होगा, बेटा पहले फिजिक्स सीख करके तो आओ। क्योंकि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ना तो आप ऐड कर सकते हो और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप कहोगे ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में क्या है? नॉनसेंस क्वेश्चन। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो आप उसके हाथ जोड़ना कि भैया हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन का कोई भी सेंस नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि हम जब भी ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर क्या होगा, कैन यू गिव द आंसर? अरे सर क्या बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप आंसर क्या देंगे? 7 मीटर। क्या आपने इन दोनों को ऐड कर पाया? क्यों ऐड कर पाए? क्योंकि 3 मीटर और 4 मीटर क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। उसी तरीके से सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता 4 मीटर माइनस 3 मीटर तो भी आप आंसर दे पाते। मतलब हमें क्या याद रखना है, देखें ध्यान से। जैसे कि सपोज मैं इसको बोलता हूं ये है फिजिकल, ये है क्वांटिटी ए और ये है क्वांटिटी बी, और सपोज ये जो क्वांटिटी निकल कर आई है ये क्वांटिटी है सी। ठीक, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ए प्लस बी की वैल्यू सी के बराबर है। तो अगर ऐसा आपको आज के बाद कभी भी दिखाई दे कि फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया है तो बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं कि उस केस में जो ए का डायमेंशन है जो बी का डायमेंशन है वो दोनों डायमेंशन सेम होंगे, और गारंटी है वही डायमेंशन किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। मैंने क्या बोला ध्यान से देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो ए का डायमेंशन बराबर किसके होगा? बी के डायमेंशन, और ये बराबर किसके होगा? सी के डायमेंशन। ये मैंने अगर ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर दिया तो इसका मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या उसका डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, ध्यान रखना बेटा, मैंने ये नहीं बोला। देख रहे हो तुम खुद, ए की वैल्यू 3 मीटर है, बी की वैल्यू 4 मीटर है और सी की वैल्यू 7 मीटर है। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं
तो गारंटी है कि उनके डायमेंशंस मस्ट बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। मतलब आज के बाद याद रखना, क्या याद रखना है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो और उस एक्सप्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो जो भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उन क्वांटिटीज के डायमेंशंस मस्ट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर? मतलब आप यहां पर 2 मीटर को 5 मीटर के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 केजी के साथ ऐड नहीं कर सकते। बात बहुत छोटी सी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सर बार बार इसी बात पे एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के हम बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे और फिर मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि जहां भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पे आपको क्या करना है, उनके डायमेंशंस को बराबर कर देना है। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस का मतलब समझते हैं क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब है यहां पर यूजेस। यार आपने डायमेंशन निकालना सीख चुके हो, आई होप कि सीख चुके हो, पक्का? बहुत बढ़िया। अगर आप डायमेंशंस निकालना सीख चुके हो तो एक बात बताओ मुझे, अब हम देखने जा रहे हैं कि सर इन डायमेंशंस का हम करें क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज डायमेंशंस हमारे जीवन में, या हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या डायमेंशंस का कोई यूज है क्या? मैंने कहा बिल्कुल यूज है। अब हम उन यूजेस को ही समझने जा रहे हैं, जिसे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस लिखा है। मतलब हम इन डायमेंशंस से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं। वन बाय वन हम सभी एप्लीकेशंस को समझेंगे और उनके सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखी, नोट भी करते रहिएगा। क्या लिखा है? To find the dimensions of unknown physical quantity। मतलब कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ये मैं कैसे समझाऊंगा? यहाँ पे देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ए। बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक मिनट, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये सपोज आपको कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं ये यहाँ पर कोई आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। अब जरा आप ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने ये बोला कि यार जो x है ना, ये x है पोजीशन, और ये जो t आपको दिखाई दे रहा है, ये t क्या है बेटा? आपका टाइम। ठीक, a b और c यहाँ पर अननोन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है? आपको a b और c के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये आपके लिए क्या है? अननोन है। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है। कुणाल सिंह बेटा मुझसे पूछ रहे हैं कि होमोजेनिटी वापस से एक्सप्लेन कर दो। देखो अभी क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है बेटा? चलो तो देखना, पोजीशन और टाइम इसके बारे में पता है, ए बी और सी मेरे लिए क्या है? अननोन। तो मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या? फाइंड दिस वन। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है ए बी और सी के डायमेंशंस बता। अब ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आपने इसको इसके साथ ऐड किया है और इसको इसके साथ ऐड किया है, तो गारंटी है कि इस पूरे के डायमेंशन, इस पूरे के डायमेंशन और इसके, इन सबके डायमेंशन सेम होंगे। मतलब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बोल सकता हूँ कि जो x का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए टी स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन बी टी का होगा, और वही डायमेंशन सी का होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा गया है तो इसका मतलब है कि हम डायमेंशंस लिख रहे हैं। एक बात बताओ, क्या तुम x का डायमेंशन बता सकते हो? x है पोजीशन। पोजीशन जैसे हम बोलते हैं कि पार्टिकल x बराबर 2 मीटर पे प्रेजेंट है, या x बराबर 5 मीटर पे प्रेजेंट है, तो एक बात बताओ कि x जो है उसका डायमेंशन क्या होगा? शिया शर्मा ने बताया l। बहुत बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल सही बात। पोजीशन का डायमेंशन वही होगा जो किसका डायमेंशन होता है? लेंथ का डायमेंशन होता है। तो देखो अब यहाँ से मुझे ए बी और सी के डायमेंशन फाइंड करने हैं, तो अगर इसको इसके बराबर कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास ए का डायमेंशन आ जाएगा,
और जब इसको इसके बराबर कर दूंगा तो यहाँ से b का डायमेंशन आ जाएगा, और इसको इसके बराबर कर दूंगा तो यहाँ से c का डायमेंशन आ जाएगा। कुछ लोगों ने तो आंसर भी निकाल लिया है, यस वर्धन ने, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स काफी मोटिवेटेड लग रहे हैं, बहुत अच्छे। तो जल्दी से यहाँ पे मेरे को फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएं, अगर मैं यहाँ पर a का डायमेंशन निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, कि जो a का डायमेंशन है वो किसके बराबर लिखोगे, देखो इस इक्वेशन से, x अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? क्या आपको x का डायमेंशन पता है, t का डायमेंशन पता है, t को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा क्या, l t की पावर -2। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से क्या आप b और c के डायमेंशन निकाल सकते हैं। b और c का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि x का डायमेंशन किसके बराबर है, b इंटू टी के बराबर है। यहां से अपन लोग बोल सकते हैं कि जो b का डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन टी। x का डायमेंशन बताओ जल्दी से, l डिवाइडेड बाय t, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, l t की पावर। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि जो x का डायमेंशन है वो डायमेंशन किसके बराबर है, c के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं c का डायमेंशन तो बेटा वही होगा जो x का है। तो यहां से हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि c का डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया। ये देखो क्या गजब का यूज है इसका। क्या तुम्हें a b और c क्वांटिटी के बारे में पता था, नहीं पता था, अननोन थी बेटा तुम्हारे लिए। जब तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया तो मैंने सिर्फ x और t के बारे में ही कमेंट किया, a b और c क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने यहाँ पर डायमेंशंस की हेल्प से a b और c के डायमेंशन निकाल लिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है कि जिन क्वांटिटीज को आप आइदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे इस क्वांटिटी को इसके साथ ऐड किया, तो इसका मतलब याद रखना कि a t स्क्वायर का डायमेंशन b t के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि a का डायमेंशन b के बराबर होगा, इस बात को समझो। आपने a को b के साथ ऐड नहीं किया है, आपने a t स्क्वायर को b t के साथ ऐड किया है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि a t स्क्वायर का डायमेंशन b t के बराबर होगा और b t का डायमेंशन c के बराबर होगा और ये डायमेंशन x के बराबर होंगे। क्यों कुणाल बेटा, ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो अब मान लो आपको डायमेंशन पता चल गए तो क्या तुम यूनिट बता पाओगे? फटाफट जल्दी से बताओ, ए की यूनिट क्या लिखोगे अगर आपसे यूनिट पूछी जाती? ए की यूनिट, एल की यूनिट क्या लिखोगे, मीटर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मीटर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें देख करके समझ में आ रहा है ये किसकी यूनिट होती थी, एक्सेलरेशन की। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जो ए है, ए क्या ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत बढ़िया। जल्दी से यहां से बताओ बी की यूनिट क्या लिखोगे, बी की यूनिट, बी की यूनिट क्या लिखोगे, मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम कह सकते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से C बराबर L, तो इसकी यूनिट आपको दिखाई दे रही है, इसकी यूनिट क्या है बेटे, मीटर। ऑलरेडी मौज कर दी तुम लोगों ने। तो बताओ जल्दी से, इसकी यूनिट अगर मीटर है तो गारंटी है हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखा, आज आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करना आते थे तो आप A, B और C जैसी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप उसकी यूनिट बता पा रहे हो, आप उसके डायमेंशंस बता पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि कौन सी अननोन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिए जाएं। चलो भैया, अब क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी। मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा और तुम्हें सॉल्व करना है। आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होगा। ठीक, चलो। x बराबर a t स्क्वायर प्लस v इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे x है आपकी पोजीशन, t है टाइम, और वो जो v है दिस इज स्पीड। आपको क्या फाइंड करना है, a के डायमेंशंस एंड b के डायमेंशंस। समय शुरू होता है आपका अब। जिन लोगों से क्वेश्चन बी हो जाए उनके लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी।
एफ बराबर को करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना पेन चलाओगे उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा, छाप छाप के लिखने से दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए याद रखें, एफर्ट करें जितना हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओम गौरव ने तो आंसर भी निकाल लिया है, गर्वित ने भी निकाल लिया, राघव ने भी निकाल लिया। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, बस मेहनत करते रहो, धीरे धीरे अपन लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे, स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ए टी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी, यहाँ पे जो एफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। और यहाँ पे जो ए बी और सी बनाए गए हैं इसके बारे में आपको नहीं पता, तो यू हैव टू फाइंड ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन एंड सी का डायमेंशन। देखते हैं भैया कितने लोग आंसर बताएंगे। क्विक क्विक, फटाफट करो, आराम नहीं करना भाई। जितना ज्यादा ब्रेन पर स्ट्रेस डालोगे उतना जल्दी सीखोगे। क्विक, बहुत बढ़िया, ऋषि ने आंसर दिया, बहुत शानदार, सभी लोग आंसर निकाल रहे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि बी वाला हो गया होगा सभी से। क्या हो गया है? बहुत अच्छे, चलो चेक करते हैं कैसे करें। क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता है? बिल्कुल पता है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैंने ए टी स्क्वायर को, ध्यान से देखना, किसको? ए टी स्क्वायर को इसके साथ ऐड किया है और ये बराबर है x। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या बोलेंगे कि जो x का डायमेंशन है, क्या वो डायमेंशन ए टी स्क्वायर के बराबर होगा? और इसी तरीके से ये डायमेंशन किसके बराबर होगा? वी स्क्वायर के बराबर होगा। क्या आप यहाँ पर इसको इसके बराबर करके क्या ए के डायमेंशन निकाल सकते हैं? सिमिलरली इसको इसके बराबर करके आप यहाँ पे बी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, फटाफट मुझे देख करके बताओ। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट निकाल चुके हैं। ए का डायमेंशन क्या लिखेंगे? ए का डायमेंशन लिखेंगे एक्स, यहाँ से टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, अपॉन टी स्क्वायर। एक्स का डायमेंशन एल अपॉन टी की पावर 2। जल्दी से देख करके बताओ ये क्या आ गया? एल टी की पावर। कितने स्टूडेंट्स का सही था? बहुत अच्छे यार, मेहनत कर रहे हैं, मतलब काफी एक्टिव हैं स्टूडेंट्स। मुझे यही, इसी लेवल का कंपटीशन चाहिए, तभी फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अदरवाइज देखना आफ्टर द फ्यू डेज आप कहोगे कि फिजिक्स का दीवाना बना दिया। बहुत अच्छे यार, गजब, बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ए के डायमेंशन निकाल चुके हैं, क्या हम यहाँ पे बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं? अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स को इसके बराबर कर देने का, तो क्या हमारे पास बी का डायमेंशन आ जाएगा? अगर आप x को bv स्क्वायर के बराबर करेंगे तो यहां से वेलोसिटी वाला टर्म डिवाइड कर दें इसमें। तो जरा देख करके बताना, यहां पर आपको b का डायमेंशन लिखना है, तो b का डायमेंशन क्या लिखेंगे? x अपॉन v स्क्वायर का डायमेंशन। ये बात समझ में आ रही है? x तो पोजीशन है, पोजीशन का डायमेंशन l अपॉन v स्क्वायर। v क्या है यहाँ पर? v है बेटा स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन याद होगा एल टी की पावर -1, उसका भी स्क्वायर करना है। तो देखो ध्यान से, एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, ये। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये बनेगा एल की पावर -1 और टी की पावर 2। कितने लोगों का ये सही था? काफी सारे स्टूडेंट्स का सही है, बहुत अच्छे। क्या आपसे यूनिट पूछी जाती तो क्या आप यूनिट बता पाते हैं? जिसको डायमेंशंस पता है उसको यूनिट तो पता ही होगी। बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सी वाला पार्ट आप सॉल्व कर चुके हैं? यस, हर्षिता ने सॉल्व कर लिया है, तान्या ने भी सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं। अब आप कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, पॉज कर दें, आराम से देखना। ठीक है, सॉल्व हो गया फिर भी देखेंगे, नहीं हुआ तो देखना ही है, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो, ये हम ये कह सकते हैं ए टी स्क्वायर इसके साथ ऐड किया गया और ये फोर्स इसके साथ ऐड किया गया। तो देखना जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिन क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब अपन लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या एफ का डायमेंशन ए टी स्क्वायर के बराबर होगा? अरे होगा या नहीं? और यही डायमेंशन किसके बराबर होगा? ए टी माइनस बी बटे सी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, बिल्कुल फोकस रहें, ठीक है? अभी आंसर टाइप ना करें जब तक मैं ना पूछूं। एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे फोर्स को ए टी स्क्वायर के बराबर करोगे तो क्या आपके पास यहाँ से ए का डायमेंशन आ जाएगा?
तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ए का डायमेंशन है, देखते रहना, ए का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन बराबर क्या होगा, एफ अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन। एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स। क्या फोर्स का डायमेंशन आपको पता है? बिल्कुल पता है, एम एल टी की पावर -2 अपॉन टी। टी क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन तो सीधे सीधे क्या होगा, टी का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एम एल टी की पावर -2। ये तो सभी से हो गया होगा डेफिनेटली, समझ आया? एज इट इज सेम क्वेश्चन ही है। अब देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आगे की कहानी। ए का तो डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में क्या तुमने 80 को बी के साथ ऐड किया है? अरे किया है ना भाई। किसको ऐड किया है? 80 को बी के साथ। ऐड मतलब, सॉरी ऐड नहीं बोलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट किया है। अगर 80 को बी के साथ सब्ट्रैक्ट किया है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहेगी कि आप सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब 80 और बी के डायमेंशन सेम हो। आप ए का डायमेंशन निकाल चुके हो, टी का पता है, या बी का आ जाएगा? सर आपने जो बोला सुनने में मजा तो बहुत आया, लेकिन समझ में नहीं आया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे? बिल्कुल रिपीट करेंगे, देखते जाना ध्यान से। मैंने क्या बोला कि देखो ये लिखा है AT माइनस बी इक्वल टू, तो यहां पर अपन लोग कह सकते हैं कि जो डायमेंशन AT का होगा वही डायमेंशन B का होगा। तो यहां पर आप देख करके बताएं कि मुझे यहाँ पे किसका डायमेंशन अननोन है, मेरे लिए B का डायमेंशन। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो B का डायमेंशन होगा वो A इंटू टी। ए का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, ml t की पावर -4 इंटू टी। ये है B का डायमेंशन। क्या सही था? बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब यार बात आती है, टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे AT/C लिख सकते हो और वो बराबर B/C कर सकते हो। C का डायमेंशन कैसे निकालें, देखें ध्यान से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो फोर्स का डायमेंशन है वही डायमेंशन ये पूरे क्वांटिटी का है। तो चाहे मैं AT का डायमेंशन लिखूं या B का डायमेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखना ध्यान से, इस वाले एक्सप्रेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि यार जो मेरे फोर्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन मेरा AT/C के बराबर होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? AT/C का डायमेंशन क्या डायरेक्टली F के बराबर कर दें? देखो आप आराम से देखो ध्यान से, क्योंकि जो AT/C इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डायमेंशन है वही तो F के बराबर है ना, डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन बराबर है तो AT/C का डायमेंशन वही होगा जो F का डायमेंशन होगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। आपको यहाँ पे C का डायमेंशन निकालना था, तो जिसका डायमेंशन निकालना है उसको लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर क्या लिखोगे, AT/F का डायमेंशन। क्या आपको ए का डायमेंशन पता है? बिल्कुल, ml/t की पावर -4। टाइम का डायमेंशन टाइम अपॉन फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml/t की पावर -2। बेटा हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, या तो आप B/C से निकाल लो, ठीक है। -B क्यों लिखोगे, माइनस तो एक नंबर होता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l चला जाएगा। तो बताओ यहां पर क्या बनेगा आपके पास? बिल्कुल सही, C का डायमेंशन यहां से आता है t की पावर -1। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लिखा था तो मैंने कहा कि जो फोर्स का डायमेंशन है वही AT² का होगा और यही डायमेंशन AT-B/C के बराबर होगा। तो इसी चीज को आप स्प्लिट करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि AT/C का डायमेंशन, मैं यहीं पे स्प्लिट करके लिख देता हूँ, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि AT/C का डायमेंशन ही बराबर किसके होगा, B/C के होगा। देखो देखो आराम से देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बात बताओ, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, AT/C का डायमेंशन वही होगा जो B/C का डायमेंशन है? तो एक बात बताओ, मैंने यही तो किया है।
f का डायमेंशन AT/c। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता था? मैंने कहा कैसे बेटा? कि मैं f का डायमेंशन सर b/c के बराबर कर देता। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे, आपको तो डायमेंशंस निकालने हैं, आप चाहे इस इक्वेशन की हेल्प से निकालें चाहे इस इक्वेशन की हेल्प से निकालें, आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव गर्ग पूछ रहे हैं मेरे से कि AT माइनस बी की वैल्यू f क्यों हुई? मैंने AT माइनस बी की वैल्यू f के बराबर कहाँ लिखी है बेटा गौरव? ध्यान से देखो स्क्रीन। मैंने AT माइनस बी अपॉन सी के डायमेंशंस को f के बराबर किया है अकॉर्डिंग टू द व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिएगा ध्यान से। y बराबर मैंने लिखा a इंटू ई की पावर bt प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो y है ये है डिस्टेंस, t जो है ये है टाइम, और जो x है ये क्या है? पोजीशन है। यहाँ पे आप तीन क्वांटिटी देख पा रहे होंगे, a b और c। e के बारे में तो मैं उस दिन चर्चा कर चुका हूँ, ये नेपियर कांस्टेंट है, ये भी एक नंबर होता है, आप लॉग में आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म को ऐसे बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैंने डायमेंशन ही लिख दिया, ठीक है? लाइक दिस। ये तीन क्वांटिटीज के बारे में तो आपको पता है, y, t और x, लेकिन यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C के बारे में नहीं पता। नहीं पता मतलब यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं प्रशांत कि ये E क्या है? मुझे लगता है बेटा तुम लेक्चर नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो। उस दिन बताया था E एक एक्सपोनेंट होता है, एक नंबर होता है, जो अभी आप आगे जाकर के लॉग में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र ना रहें। आप बताएं अब आगे कि ए बी सी के डायमेंशंस क्या हो। काफी सारे स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, दर्शन निकाल चुके हैं, तान्या भी निकाल चुके हैं। चलिए लेट्स सी। एक बात बताओ मुझे यार, ये जो क्वांटिटी तुम्हें दिखाई दे रही है कौन सी? ये वाली, क्या ये पूरा एक नंबर है? उस दिन बताया था ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो ये तो एक पूरा नंबर ही हो गया, तो नंबर के तो कोई भी डायमेंशंस होंगे ही नहीं, ये डायमेंशनलेस है। बचा क्या आगे? ए। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर इस तरीके से मैंने इस क्वांटिटी को लिखा है तो गारंटी है कि जो y का डायमेंशन होगा और जो a का डायमेंशन होगा ये डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है ये क्वांटिटी तो पूरी डायमेंशनलेस है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। और एक बात बताओ, y क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। अगर y तुम्हारा डिस्टेंस है तो जल्दी से बताओ कि a के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? l के बराबर। अरे मेरी बात समझ आई या नहीं आई? दोबारा से देख लो, आराम से देख लो, मुझे आंसर चाहिए, हर हालत में चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब मेरे पास यहाँ पे a का डायमेंशन निकल के आ चुका है। अब देखना मुझे b और cx स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है। ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। क्या मेरी बात याद आ रही है आप लोगों को? अगर मेरी बात आप लोगों को याद है तो जरा ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि bt प्लस cx स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस है तो क्या इसके डायमेंशन में 1 के बराबर कर दूं? अगर मैं इस तरीके से ब्रैकेट बनाऊं तो याद रखना मैं डायमेंशन लिख रहा हूं। और एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या क्या आपने bt को cx स्क्वायर के साथ ऐड किया है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो bt का डायमेंशन है वही cx स्क्वायर का होगा, और ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो यहां पर अपन लोग बोल सकते हैं कि bt का डायमेंशन वही होगा जो cx स्क्वायर का डायमेंशन है, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो सीधे सीधे डायमेंशन 1 के बराबर कर दिया। तो यहां से आप देख करके लिख पा रहे होंगे कि b का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन होगा 1 अपॉन t के बराबर। तो यहां से आप लिख पाएंगे t की पावर माइनस। क्लियर?
और सिमिलरली उसी तरीके से आपको पता है कि cx² का भी डायमेंशन 1 है, तो यहां से आप अगर c का डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो c का डायमेंशन क्या लिखेंगे, 1/x² का डायमेंशन। एक बात बताओ, यहां पर x क्या था, व्हाट इज x, पोजीशन, पोजीशन का डायमेंशन भी l होगा, बिल्कुल। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका डायमेंशन पुट करूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या, l⁻²। तो देखो ये आपके पास आंसर आ चुका है, ये a का डायमेंशन, ये b का डायमेंशन और ये c का डायमेंशन। क्या सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमने माइनस क्यों नहीं लिया क्या मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसका डाउट कैसे हम क्लियर करें कि हमने माइनस क्यों नहीं लिया? अगर किसी के आगे बेटा माइनस लगाए तो उसका मतलब है हमने -1 का मल्टीप्लाई किया है। और बेटा बताओ -1 का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसलिए हमें माइनस प्लस लेने की जरूरत ही नहीं है। ये बात आपको बताई गई थी, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। जब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो प्लस माइनस से हमें क्या लेना देना है। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरे सामने ये फिजिकल क्वांटिटी थी, मुझे यहाँ पर a, b और c का डायमेंशन फाइंड करना था, मुझे y, t और x का डायमेंशन दिया हुआ था। मुझे पता है ये पूरा एक्सपोनेंट है, उस दिन एक स्टेटमेंट लिखवाया था, ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। मतलब क्यों, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है तो इसके तो डायमेंशंस होंगे ही नहीं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ और ये बराबर है y के बराबर, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बोल सकते हैं कि जो y का डायमेंशन आएगा वही a का डायमेंशन आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। तो यहां से हमने ये a का डायमेंशन निकाला। फिर हमें पता है कि जो भी पावर में कोई भी चीज लिखी हुई है उस पूरे के डायमेंशंस क्या होंगे, मतलब डायमेंशन लेस है तो हम उसके डायमेंशंस को 1 के बराबर कर सकते हैं। और बीटी को cx² से ऐड किया है तो गारंटी है जो बीटी का डायमेंशन होगा वही cx² का डायमेंशन होगा। क्लियर? तो बीटी का डायमेंशन और cx² का डायमेंशन 1 के बराबर कर दिया और यहां से हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, डी पार्ट। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या तैयार है, क्या सभी कुछ नोट कर लिया है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अरे भैया आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, बहुत चूरन चूरन क्वेश्चन हो गए, हलवा हलवा हमने बहुत देख लिए, थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, 50 पैसे का सवाल, जरा देखिएगा ध्यान से। P प्लस a/v² इंटू v-v इज इक्वल टू RT। एक्सप्रेशन देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखें जल्दी से फटाफट। P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, यहाँ पे जो V है ना, V ये स्पीड नहीं है, यहाँ पे V जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको कर रहा है, वॉल्यूम को। और जो T है, T वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर। ठीक है, ये टर्म आपको दिया हुआ है। ठीक, ये कोई इक्वेशन आपको बना करके दी गई है। ठीक है, कोई भी अननोन इक्वेशन हो सकती है। ठीक, P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर। ये जो A है, A इसके बारे में अपन को नहीं पता, और ये जो B है इसके बारे में भी अपन को नहीं पता। मतलब हमें यहाँ पर बेसिकली A और B के डायमेंशंस को फाइंड करना है। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ सॉरी, A B का भी फाइंड करना है और R का भी फाइंड करना है। R के बारे में भी नहीं पता। 3 क्वेश्चन हो गए आपको, A का डायमेंशन फाइंड करो, B का डायमेंशन फाइंड करो और R का डायमेंशन फाइंड करो। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी बताते जाएं। बहुत अच्छे, 1 मिनट का समय और दे रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लें जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है। साहिल गुप्ता आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छे। आर का भी निकालें सभी लोग। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, जिन लोगों का आंसर आ गया है वो अपना आंसर वेरीफाई कर लें। ए का जो डायमेंशन आ रहा है बेटा वो आ रहा है m l⁵ और t⁻²। ये ए का डायमेंशन आता है।
और जो b का डायमेंशन आता है वो आता है l की पावर 3 बस, और सारी पावर 0 है। और जो r का डायमेंशन आ रहा है, r का डायमेंशन वो आता है ml स्क्वायर t की पावर -2 और k इज फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इस समय r का डायमेंशन। ये मोल वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे n नहीं लिखा है, तो आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है उसी के टर्म्स में आप आंसर दें। ये कोई भी इक्वेशन हो सकती है। ये मेरे आंसर्स आ रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों का सही है? काफी सारे लोगों का सही है। चलिए, आपका समय होता है खत्म। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो p है, p क्या उसको a बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड किया गया? अगर p को a बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड किया है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम बोल सकते हैं कि जो p प्रेशर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर का होगा। जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो p का डायमेंशन है वही डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर का होगा। तो यहां से अपन लोग बोल सकते हैं कि जो a का डायमेंशन है वो बराबर होगा p इंटू वी स्क्वायर के डायमेंशन के। p क्या है? प्रेशर। क्या आपको प्रेशर का डायमेंशन लिखना आता है? आप देख सकते हैं हम पहले ड्राइव भी कर चुके हैं। प्रेशर क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से अगर हम प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आता था? m l की पावर -1 इंटू टी की पावर -2। ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब होगा, लेकिन उसका भी हमें स्क्वायर करना है। ये आएगा एक्सप्रेशन। देखें सभी लोग आराम से, कोई चिंता की बात नहीं। ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास वही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा था, m l की पावर 5 इंटू टी की पावर -2। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रेशर को a बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड किया है, इसलिए प्रेशर और a बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, b का डायमेंशन फाइंड करना तो अब आपके लिए चूरन है। चूरन खाया है कभी? गरीबों के शौक है, ठीक है। चूरन मतलब बहुत आसान, ठीक है। ये जो b का डायमेंशन है वो वही होगा जो वॉल्यूम का डायमेंशन है, क्योंकि आपने वॉल्यूम में से v को सब्ट्रैक्ट किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है जनाब? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही यहाँ पे b का डायमेंशन होना चाहिए। तो अगर v वॉल्यूम का मुझे डायमेंशन पता है, तो अगर मैं वॉल्यूम का डायमेंशन पुट कर दूं तो आपको समझ में आ रहा है ये डायमेंशन आपके पास क्या बन जाएगा? l क्यूब का डायमेंशन। तो देखो ये पहले दो पार्ट हो चुके, ए पार्ट और बी पार्ट। कितने लोगों का ए और बी पार्ट सही था? बहुत अच्छे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ पे r का डायमेंशन फाइंड करना है तो इन दैट सिचुएशन r का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि सर rt का डायमेंशन सीधे इसके बराबर करो। ऐसे नहीं कर सकते ना बेटा, यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे? तो देखना यहाँ पर हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई वगैरह तो करना आता होगा, ठीक है। देखो आपस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे उस पूरी क्वांटिटी को। कौन सी क्वांटिटी? जो ऊपर मैंने लिखी थी, p दिस वन इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, ओपन करो इस ब्रैकेट को, क्या लिखोगे? पीवी माइनस के पीवी प्लस ए बाई वी माइनस के ए वी बाय वी स्क्वायर बराबर किसके करोगे? आर टी के। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या लिख दिया है, ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये सारी क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, या तो यहाँ पे ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है।
तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं इन सभी के डायमेंशन आपस में बराबर होने चाहिए। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि पीवी का डायमेंशन वही होगा जो पीवी का डायमेंशन है, और ये डायमेंशन वही होगा जो ए बाय वी का डायमेंशन है, और ये डायमेंशन वही होगा जो ए वी बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन है, और ये डायमेंशन वही होगा जो आर टी का डायमेंशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहां से आप आर का डायमेंशन निकाल सकते हो। क्या करो, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, किसी भी दो इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दो। आर निकालना है ना तुम्हें, तो देखना मैं पहली वाली और इस वाली इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से, देखिएगा ध्यान से, आर का जो डायमेंशन है ये डायमेंशन बराबर होगा P इंटू वी अपॉन टी के डायमेंशन के। खत्म खत्म। बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई हमारे पास। तो यहाँ पे P क्या था? प्रेशर। क्या प्रेशर का डायमेंशन पता था आपको? m l की पावर -1 t की पावर -2। v का डायमेंशन क्या था? l क्यूब अपॉन टी। याद रखना भैया, टी यहाँ पे टाइम नहीं है। ये गलती बहुत लोगों से हो जाती है कि फ्लो में उन्हें याद नहीं रहता, उनको लगता है टी मतलब टाइम। यहाँ पे टी क्या है? अभी ऊपर रिप्रेजेंट किया था, टी इज व्हाट? टेम्परेचर। और अगर टी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का डायमेंशन बताओ। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या लिखोगे? के लिखोगे। ये आ जाएगा पीवी बाई टी। ये बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर रहे। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू के की पावर माइनस। बिल्कुल कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। बस ये आपको एक तरीका बताएगा, यू कैन फॉलो अदर मेथड्स आल्सो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप डरेंगे तो नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सर आर टी का डायमेंशन जो है वो प्रेशर के बराबर होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ये चीज इसके बराबर। मैंने कहा नहीं बेटा, ये दो अलग अलग क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंपल एक्सप्रेशन तो बनाओ, उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पीवी का डायमेंशन है और जो आर टी का डायमेंशन है वो डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। My voice is audible. Screen is visible. Yes, I think everything is perfect right now. Okay, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तैयार हैं सभी लोग? तो देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 75 पैसे के लिए। ये क्वेश्चन कौन सा होगा आपका? एफ। देखो भैया इस बार तो तुम्हें सॉल्व करना होगा।
कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, 2 मिनट वेट करें आप जब तक आंसर निकालें यहाँ पर, ठीक है? प्लीज वेट अ मिनट, जब तक आप फटाफट आंसर निकालें। काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर भी निकाल चुके हैं। मेरी वॉइस तो सभी स्टूडेंट्स को आ रही है ना? ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक्चुअली में अल्फा, बीटा और गामा का डायमेंशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि बीटा का डायमेंशन निकालना और गामा का डायमेंशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान था, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर व्हाट? डायमेंशनलेस। ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ऑल द लॉगरिथमिक फंक्शंस आर व्हाट? डायमेंशनलेस। मतलब हम ये कह सकते हैं ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, ये पूरी भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी। तो हम यहां से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्सप्रेशन, कि बीटा टी बाय एक्स, अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसके डायमेंशन 1 के बराबर कर देंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो बीटा का डायमेंशन है वो डायमेंशन किसके बराबर आएगा? एक्स अपॉन टी के डायमेंशन के बराबर है। और अगर एक्स अपॉन टी के डायमेंशन के बराबर है तो एल टी का डायमेंशन टी, तो यहां से इस एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा एल इंटू टी की पावर -1। आई होप कि ये सभी का सही होगा। बहुत बढ़िया, ऋतिक ने आंसर बिल्कुल सही निकाला, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़ते, 1 मिनट। अभी स्क्रीन पर मेरी वॉइस आ रही होगी और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा। 1 मिनट में वो सिस्टम ऑन हो जाएगा, जब तक आप स्क्रीन को देखते रहे। वैसे भी फेस को देख करके आप क्या करें? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर इस वाले टर्म को देख लेते हैं। इस वाले टर्म को भी हम डायमेंशन लेस कर देंगे। फिर से देखिएगा आपने क्या किया, गामा वी स्क्वायर अपॉन एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। याद करो याद करो, जिनको याद नहीं आ रहा पेज पलट के पीछे देखो। ऑल द लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। यहाँ से गामा का डायमेंशन अपन लोग डायरेक्टली किसके बराबर लिख देंगे? एक्स बटे वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। एक्स, एक्स क्या है भैया? पोजीशन, पोजीशन का डायमेंशन एल। वी क्या है? स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन क्या था? एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके सामने। इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे एल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा एल की पावर -1 और टी की पावर 2। क्या ये सही है आप लोगों का? बहुत अच्छे। अब आते हैं अल्फा पर, कि सर आपने अल्फा तो सबसे पहले पूछा था, लेकिन अल्फा के बारे में नहीं बताया, बीटा और गामा के बारे में आप बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब अल्फा की चर्चा कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरी क्वांटिटी जो आपको दिखाई दे रही है, ये बेटा ये तो डायमेंशनलेस है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये डायमेंशनलेस है। इसके आगे हमने मल्टीप्लाई किसका किया है? अल्फा बाय टी स्क्वायर का, इसके साथ। तो हम यहां पर बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या? एफ अपॉन वी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, एफ अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। देखो देखो आराम से देखो, ये वाली पूरी क्वांटिटी हमने इसके बराबर कर दी, तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन बराबर होंगे। हमें डायमेंशन किसके निकालने हैं? अल्फा के। अगर हमें डायमेंशन अल्फा के निकालने हैं तो हम यहाँ से एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, कि जो अल्फा का डायमेंशन है वो डायमेंशन किसके बराबर होगा? एफ टी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे लिए इस क्वेश्चन में कुछ बचा है। क्या आपको फोर्स का डायमेंशन पता है? बिल्कुल पता है, अब तो सबको याद हो गया होगा, कम से कम 50 बार लिख चुके हो। टी का डायमेंशन बता दो जल्दी से, टी स्क्वायर हो जाएगा। वी का डायमेंशन बता दो, एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर। ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं, वो तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को आता होगा। तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? तो बताएं जल्दी से, सिंप्लीफाई करके लिखने पे क्या आ जाता है? ये एम एल की पावर -1 और टी की पावर 2।
ये वाला टर्म कट गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा, दिस इज द आंसर ऑफ गामा एंड दिस इज द आंसर ऑफ बीटा। कितने स्टूडेंट्स का सही है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सीख चुके होंगे, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। याद रखिएगा घर जाने के बाद, मतलब घर पे तो ऑलरेडी है, जाना तो कहाँ है, वो ऑफलाइन वाली बातें मुझे याद आ जाती हैं एकदम से, क्योंकि ऑफलाइन में तो एक अलग ही फील आती थी, लेकिन ड्यू टू द कोविड अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ, घर पर तो है ही। क्लास ओवर होने के बाद आपको क्या करना, एक एक क्वेश्चन को दोबारा से, जिन लोगों को थोड़ी भी दिक्कत आ रही है ना, दोबारा से सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, मजा आएगा। और जब खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आपको थोड़े बहुत जो डाउट्स भी आ रहे हैं ना, वो सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको अगला सवाल देने जा रहा हूँ, बिल्कुल तैयार रहें। आखिरी सवाल है इसका, और ये मुझे सही आंसर चाहिए, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। हाँ, सवाल क्या है? v बराबर at प्लस b अपॉन c प्लस t। ठीक है, यहाँ पे v क्या है? स्पीड। ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक पर, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाए। t क्या है? टाइम। आपको क्या फाइंड करना है? a का डायमेंशन और b का डायमेंशन। आपका समय शुरू होता है अब, और सॉरी, ए का भी डायमेंशन, बी का भी और सी का भी। 3 अननोन है आपके लिए, तो जल्दी से फाइंड आउट करें जब तक मैं अपनी इस स्क्रीन को ऑन करता हूं। क्या आप आंसर निकाल चुके हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हुआ भाई, ये स्क्रीन क्यों ऑन नहीं हो रही? वेट वेट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन ऑन नहीं हो रही तो आपको स्क्रीन तो विजिबल हो रही है ना? किसी को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? स्क्रीन तो बहुत अच्छे से दिख रही है ना? मेन तो हमारे लिए स्क्रीन है। क्या स्क्रीन सभी को विजिबल है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? ओके, बहुत बढ़िया। सबने आंसर भी निकाल दिया है, काफी सारे स्टूडेंट। वासुदेव कृष्णा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या करें। देखो भैया, ए का डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वी का डायमेंशन होगा वही एटी का डायमेंशन होगा। देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखें ध्यान से। वी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? एटी के बराबर। और इसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? वी अपॉन सी प्लस टी के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो v और at दोनों बराबर है, मतलब सॉरी, इनके डायमेंशंस बराबर है। तो v हमें पता है, t हमें पता है, क्या हम a का डायमेंशन निकाल पाएंगे? तो यहां से अपन लोग a का डायमेंशन लिखेंगे, v का डायमेंशन अपॉन t का डायमेंशन। v स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या था? lt की पावर -1, सहमत हो? अपॉन टाइम, टाइम का डायमेंशन t। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा क्या? lt की पावर -2। क्या यहाँ से a का डायमेंशन आ गया है? बहुत अच्छे। अब देखो c का डायमेंशन तो बहुत आसान है, अगर तुम इस डिनोमिनेटर पे फोकस करो। इस डिनोमिनेटर में क्या c को t के साथ ऐड किया है? अगर दो क्वांटिटी को ऐड किया है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो c का डायमेंशन होगा वही t का डायमेंशन होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि जो c का डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा? t का डायमेंशन होगा। मतलब ये हो गया t के बराबर।
आई होप कि ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। अब आते हैं बी पर। एक बात बताओ मुझे, डायमेंशनली ये पूरे क्वांटिटी का, देखना ध्यान से, इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन इसके बराबर है या नहीं है? सी का डायमेंशन टी के बराबर है। तो देखना डायमेंशनली मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, डायमेंशनली नॉट मैथमेटिकली, कि बी बटे सी का डायमेंशन लिखूं या फिर बी बटे टी का डायमेंशन लिखूं। आप मैथमेटिकली ऐसे नहीं लिख सकते, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सी का डायमेंशन हो या टी का डायमेंशन हो बराबर ही होगा। तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। हम यहाँ बोल सकते हैं कि बी बाय सी का डायमेंशन और बी बाय टी का डायमेंशन, ये डायमेंशन वही होगा जो वी का डायमेंशन है। देखें ध्यान से। अब मुझे यहाँ पर अगर यहाँ पे इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, किसका, बी का, तो मुझे सी का डायमेंशन पता है, क्या वी का पता चल जाएगा? तो जल्दी से देखें, यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, वी का डायमेंशन बराबर स्पीड इंटू टी का डायमेंशन। स्पीड का डायमेंशन एल टी की पावर -1 इंटू टी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या बन जाएगा आपका, एल टी तो गायब ही हो जाएगा, तो ये बी का डायमेंशन आ गया। देखें आराम से, ध्यान से देखें, मैं नोट कर चुका हूं, कितने लोगों को समझ में आ गया है? बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ रहा है। 1% भी गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, हर चीज 100% क्लियर होनी चाहिए, यहीं पे क्लियर करके जानी है, घर पे लेके नहीं जाना कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि आप ये सीख चुके हैं। ये था पहला यूज एप्लीकेशंस का। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर बी बाई सी और बी बाई टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बाई सी का डायमेंशन बी बाई टी के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमने डायमेंशनली लिखी है, इसको लिख लेना, नहीं तो आगे जाकर के लोग भूल जाते हैं। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अब आते हैं हम अगले एप्लीकेशन की तरफ। आपको याद होगा इस क्लास में हमने एप्लीकेशंस पढ़ी। कौन सी एप्लीकेशन? ये लिखी हुई है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन। देखिएगा अगली एप्लीकेशन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आपको सारी चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, जोश एकदम हाई होना चाहिए। होमवर्क का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन दी हुई है, तो वो इक्वेशन अगर सही है तो गारंटी है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। सर आपने क्या बोला, समझ में तो कुछ भी नहीं आया, बस सुनने में मजा बहुत आया। तो चलो मैं पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इक्वेशन लिख लें, फॉर एन इक्वेशन टू बी करेक्ट, for an equation to be correct, the dimensions of left hand side must be same to the dimensions of, नोट करते जाएं, टाइप ना करें, एक एक चीज को टाइप करें, टाइम सेव किया करें, ठीक है? अगर साथ ही साथ टाइप करेंगे मैक्सिमम चीजें तो आपका टाइम सेव होगा, अदरवाइज आपको हैंडआउट में सिर्फ टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। For an equation to be correct, the dimensions of a left-hand side must be the same to the dimensions of right-hand side. यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, देखें ध्यान से। अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेता हूँ, F बराबर mv² अपॉन r। यहाँ पे जो F है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, जो m है m वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास को,
V रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को और R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेडियस को। ये मुझे गिवन है सपोज। अब मुझसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। मान लो ये इक्वेशन मुझे दे दी जाए और पूछा जाए ये डायमेंशनली करेक्ट होगी या इनकरेक्ट, तो इसको चेक करने का तरीका पता है क्या है? आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस के डायमेंशन सेम हुए तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर डायमेंशन सेम नहीं हुए तो हम ये कहेंगे कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मैं बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, डायमेंशनली इनकरेक्ट, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर अपन लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोर्स। तो सिंपली फोर्स का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, mlt की पावर -2। इज इट क्लियर? वो तो आपको याद ही है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में लिखा है mv²/r। हम इसके डायमेंशन फाइंड करते हैं, आप खुद फाइंड आउट करें और मुझे बताएं क्या आ रहा है। देखो m मतलब मास, मास का डायमेंशन m होगा, v क्या है, स्पीड, और स्पीड का स्क्वायर मतलब lt-1 का होल स्क्वायर अपॉन r। r क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, l। ये आया। अब देखो इसको सॉल्व करके तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही है। इस स्क्वायर को ओपन करोगे, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, डायमेंशन बनेगा mlt की पावर -2। क्या यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं? आ रहे हैं। मतलब आप खुद देख पा रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई थी, ये इक्वेशन डायमेंशनली, कैसे बोला, डायमेंशनली करेक्ट है। नहीं आया समझ? क्या सभी को समझ आ गया है? क्या क्लियर है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यस टाइप कर रहे हैं। तो आज के बाद अगर आपको ये देखना है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को राइट हैंड साइड के बराबर कर देना है, दैट्स ऑल। क्या आप उसके आगे सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर बताएं। p बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। यहाँ पर जो p है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। और यहाँ पे जो k रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, k यहाँ पर केल्विन नहीं है, k इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब आपको बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। समय शुरू होता है आपका अब, 1 मिनट का समय, जल्दी से फटाफट, क्विक, एनर्जी हाई होनी चाहिए भाई, मुझे आंसर चाहिए। बताओ डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, नोट डाउन दिस। क्या दे रहे हैं आंसर? कुछ लोग कह रहे हैं करेक्ट, कुछ लोग कह रहे हैं इनकरेक्ट। अरे भैया ये तो ऐसा लग रहा है इलेक्शन हो गया है वेस्ट बंगाल का। कुछ लोग बहुमत अलग दे रहे हैं, कुछ लोग बहुमत अलग दे रहे हैं, कुछ लोग करेक्ट, कुछ लोग इनकरेक्ट। ऐसा कैसे हो गया? या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। देखें देखें क्या गलती कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट, जल्दी, क्विक। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली, सांसें रुकी हुई हैं लोगों की, क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है ये इक्वेशन? डायमेंशनली करेक्ट है। ओके। एक वंश गोयल है, वो मुझे पिछले लगभग काफी समय से बेटा एक ही मैसेज टाइप कर रहे हैं, रेस डिस्कस, रेस डिस्कस। बेटा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर अभी इन पर ध्यान होना चाहिए। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना,
हम इस एग्जाम को आज से 10 साल पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाए हुए आज टॉप आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि कब क्या चीज डिस्कस करनी है, तो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक। अभी क्या है कि आप लोग भी नए हैं, मुझे अभी जानते नहीं, अगर कोटा में होते तो आपको पता होता, बस नाम ही काफी था। लेकिन अभी क्या है कि आप लोग अपने घर पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप थोड़े पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल पैनिक मत हो, रिलैक्स रहे, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। अभी जो करा रहा हूं उस पर फोकस करें। अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे बेटा, तो पता है क्या होगा, तो जो मैं बता रहा हूँ वो चीजों पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, और जब उन चीजों पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो चीजें स्किप हो जाएंगी, और फिर स्किप हो जाएंगी तो कितना नुकसान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखें बेटा, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है, तुम्हें अपनी चिंता है, मुझे हर बैच में पढ़ाने वाले हर एक एक बच्चे की चिंता है, क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद ये है कि हर वो बच्चा जो मुझसे फिजिक्स पढ़े वो बहुत अच्छे रैंक के साथ आईआईटी में सेलेक्ट हो। तो रिलैक्स रहें, बिल्कुल कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वॉइस रिपीट हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ स्टूडेंट ने स्क्वायर रूट नहीं लिया था। चला देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। एक बात बताओ, अगर मैं मोमेंटम के डायमेंशंस निकालूं, तो मोमेंटम तो आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम का डायमेंशन लिखेंगे ml t की पावर -1। आई होप कि ये तो सभी का क्लियर होगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड में यहाँ लिखा हुआ है 2mk की पावर 1/2, और मुझे इसका डायमेंशन निकालना है। एक बात बताओ, जब कहीं v स्क्वायर लिखा होता है तो वहां स्क्वायर करते हो? अरे करते हो ना। अगर मैंने यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए, जैसे कि मैं आता हूँ अगर यहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया, मैंने यहाँ पे v स्क्वायर लिखा था, तो आपने यहाँ पर जब डायमेंशन लिखे थे तो v के डायमेंशन लिख करके उसका स्क्वायर किया था या नहीं किया था? हाँ सर, तब तो किया था। तो आज स्क्वायर रूट नहीं करोगे क्या? स्क्वायर रूट भी तो करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखना, टू, टू क्या है? टू है बेटा डायमेंशनलेस नंबर। m क्या है? मास, मास का डायमेंशन क्या होगा? m। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और हर एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। आई होप कि आपको याद होगा डायमेंशन क्या था एनर्जी का, ml स्क्वायर t की पावर -2। अभी आंसर नहीं आया, लोगों ने यही तो गलती करी है, जो जिन्होंने ये बोला ना ये इनकरेक्ट है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बस इतना एक्सप्रेशन लिखा। अरे बेटे, इसकी पावर 1/2 कौन करेगा? और आपको दिख रहा है ये m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -2 की पावर 1/2, जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो तुम्हारे सामने बनेगा mlt की पावर -1। जरा ध्यान से देखें, जल्दी से देखें, एक बात बताओ कि मोमेंटम का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दूसरा तरीका, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा तरीका क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो p स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल वैसे भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं एक सवाल और आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और ये आपको घर से करके लाना है। इसके बाद अगली चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, p/ρ। देख लेना ध्यान से, यहाँ पे जो v है ना बेटा, वो स्पीड है, जो p है ना बेटा, p वो क्या है? प्रेशर है। जो रो है वो क्या है यहाँ पर? डेंसिटी। आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन जो है ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट होगी या फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए, अब तक मैंने जो पढ़ाया क्या वो सभी को क्लियर है? क्या सभी को समझ में आ गया है?
अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया है या कोई छोटी सी बात समझ नहीं आई तो डोंट गेट पैनिक, ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी ट्यूटोरियल क्लासेस हों उसमें सर से आप पूछिएगा, आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाना है। चलिए अब हम आते हैं डिस्कशन पर, ठीक है। कितने लोग हैं जो एससीबी का होमवर्क करके आए हैं? क्या जय जैन आपने होमवर्क किया है बेटा? वंश गोयल किया है? बहुत अच्छे। उत्कर्ष, ठीक है। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं रेस और उसके बाद डिस्कस करेंगे एससीबी। रेस तो बहुत आसान थी, एकदम कह सकते हैं हलवा थी। रेस तो बहुत ज्यादा टफ थी नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले आंसर्स बता देता हूँ, फिर मैं रेस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए रेस पे आते हैं। देखिए यही रेस थी आपकी। हाँ, ये देखो बेटा आंसर्स लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग जल्दी से आंसर्स को मैच कर लें और देख लें कि आपका कौन सा आंसर है जो मैच नहीं कर रहा, वो फिर मुझे बताएं। ये देखिए पास्कल, सेल्सियस, जूल, देखिए जल्दी से, आपको दिखाई दे रहे हैं ना आंसर्स? ओके, जल्दी से नोट डाउन करें। बहुत बढ़िया। सूर्य एक क्वेश्चन बहुत देर से पूछ रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन में हमें ही पढ़ाएंगे? बिल्कुल बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर चुके हैं। अब बताएं आपको किस ऑप्शन में डाउट है यहाँ पर। एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो मैं आगे जाकर के बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी मैंने आपको नहीं बताया। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं आप, एनर्जी, आपने लिखा होगा एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है सर, लेकिन यहाँ एनर्जी की यूनिट हमें सीजीएस में लिखनी। तो सीजीएस में बस याद रखिएगा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये इंफॉर्मेशन है। सीजीएस में ये यूनिट अर्ग होती है सर। जूल और अर्ग में रिलेशन क्या है वो भी हम देखेंगे, तो डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशन, ओके। और यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे गलती करी होगी, फोर्थ वाले ने। नहीं, फोर्थ सही किया है, बहुत अच्छे। और किसी को किसी में डाउट? बहुत आसान रेस है, बहुत आसान, ठीक है। टेम्परेचर, तो आपको ना एक्चुअली देखना पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर की वैसे तो हमें पता है कि एसआई यूनिट तो केल्विन होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 पे पहले सी लिखा हुआ है, तो सी लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उस केस में आप टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस लिखिए, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हो, क्या लिखा हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर कहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि इट मस्ट बी इन केल्विन, ओके। और किसी में किसी को डाउट? वॉल्यूम, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा यूनिट ही रखनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। वॉल्यूम का नंबर क्या है? 16, तो 16 वाला टर्म एल से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मीटर क्यूब तो आएगा नहीं, एल से स्टार्ट होने में मतलब यहाँ पे क्या आएगा? लीटर आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ लीटर लिखा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। बहुत आसान सी रेस है, कुछ भी नहीं है, ये वाला सुडोकू गेम हम बचपन से खेलते हुए आए हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 और पूछा जा रहा है मेरे से। 18 में क्या था? पावर ऑफ अ लेंस। हाँ, ये याद रखिएगा, ये वो वाली पावर नहीं है जो तुमने पढ़ी, ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत। पावर ऑफ अ लेंस, ये वो वाली पावर नहीं है जो आप पढ़ते हुए आए, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये लेंस की पावर है और इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज डायोप्टर, ठीक है। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सप्लाई की जाती है, ये अभी तो सर आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन अभी क्यों दिया है? ऐसे ही दिया है, बस जस्ट फॉर अ इंफॉर्मेशन, इसका हमारे टॉपिक से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या है? डोमेस्टिक पावर सप्लाइड इन इंडिया, आपके घर में जो सप्लाई होती है याद रखिएगा 220 वोल्ट होती है। अगर आप कभी बल्ब वगैरह खरीद के लाते हैं, कभी खरीदा हो जीवन में, तो उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट। और साथ ही साथ इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज।
ये इंफॉर्मेशन है फॉर यू, इसको याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं, क्या एससीबी डिस्कस करें? आप लोगों ने एससीबी सॉल्व करी है? ओके, चलिए नाउ कम टू द एससीबी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने एससीबी सॉल्व नहीं की है, तो जिन लोगों ने एससीबी सॉल्व नहीं की है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप होमवर्क सिंसियरली करें। ठीक है, शुरुआत है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हो तो उनको रिजॉल्व करें और प्लीज होमवर्क जरूर करके आए। ठीक है, एससीबी पे आते हैं। चलिए, एससीबी एक्सरसाइज। ठीक है, आपको याद होगा, आपके पास एक्सरसाइज अगर आपने देखी हो, जिन लोगों को एससीबी नहीं मिली है मैं उनको बता देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आप 3rd मई का जहाँ पे फिजिक्स का हैंडआउट है वहीं पे हमने एससीबी को भी अपलोड किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, मुझे उम्मीद है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम सभी को पता है, फ्रीक्वेंसी सभी को पता है, प्रेशर सभी को पता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर सेकंड का ए बताइए। बिल्कुल बताया जाएगा बेटा। देखें, एंगुलर स्पीड, आपको कोई भी नया टर्म दिखाई देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने तो बस नाम पढ़ के ही छोड़ दिया होगा, यार एंगुलर स्पीड तो हम जानते नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी दी जाएगी जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो देखो ध्यान से, इसके नीचे देखो, क्या उसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है? अरे दिया है ना बेटा, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये लिखा है θ2 माइनस θ1। याद रखें, यहाँ पे जो थीटा टर्म है, ये थीटा आपको एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला लिखना है तो मैं ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? देखें ध्यान से, जिन लोगों से नहीं हुआ है, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, एक बात बताएं जल्दी से, एंगल के डायमेंशंस क्या थे? याद करो, कोई भी एंगल हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ऑल द एंगल्स आर डायमेंशनलेस। तो अगर मुझे यहाँ पे डायमेंशंस लिखने हैं ओमेगा के डायमेंशन, तो थीटा का तो डायमेंशन कुछ होगा ही नहीं, डायमेंशन लेस है, तो उसको 1 लिख दो। डेल्टा टी, डेल्टा टी का डायमेंशन क्या होगा? सिंपली टी। तो यहाँ से ये टी की पावर -1। तो आप देख पा रहे हैं ये वही डायमेंशन आ रहा है जो एक फ्रीक्वेंसी का आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, हम डायमेंशंस लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, जो पाई के टर्म्स में लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तो आपके लिए आसान हो गया, आपको यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। एक बात बताएं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? चेंज इन ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? हाँ, तो अब यहाँ पे देखें डेल्टा ओमेगा। ठीक है, डेल्टा ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। क्या एंगुलर स्पीड का डायमेंशन निकाल चुके हो? यस बिल्कुल, टी की पावर -1 अपॉन टी, टी भी टाइम है, टी इस तरीके से लिखें, ये हो जाएगा टी की पावर -2। क्लियर? इसी तरीके से सी पार्ट अगर आप देखें, इसका सी पार्ट, ये कौन सा पार्ट था? ए पार्ट, इसका बी पार्ट। सी पार्ट में बता दे रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है सी पार्ट, ये टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या दिया? एफ इंटू आर। एक बात बताओ, एफ इंटू आर, देखना जरा ध्यान से, एम एल टी की पावर -2 इंटू एल। तो यहां से डायमेंशन क्या बनेगा बेटा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर तुम ध्यान से देखो, ये डायमेंशन वही आ रहा है जो एनर्जी का डायमेंशन होता था। याद करो, तो याद रखना इस बात को, बड़ा ही फेमस है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जो टॉर्क का डायमेंशन है, ये डायमेंशन वही होता है जो एनर्जी का डायमेंशन था। ऐसे हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, क्या आपको याद है कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम आ रहे थे? एनर्जी भी लिख सकते हैं इसको, वर्क भी लिख सकते हैं। एक और देखा था, बताना जरा। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, सभी को याद है। अब आप आगे निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अरे भैया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन का एक ही मकसद है, क्या? कि हम यहाँ पे फाइंड कर पाए डायमेंशंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि 2 सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी पार्ट में डाउट? ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी में डाउट?
हो गए सारे? यस, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट पूछा गया है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट बताते हैं। डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला देखें, यहाँ लिखा हुआ है Q इंटू डी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ डाइपोल मोमेंट के जो डायमेंशन होंगे वो वही होंगे जो Q इंटू डी के डायमेंशन होंगे। Q क्या है? चार्ज है। और आपको पता होना चाहिए कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता था? A इंटू टी। याद करो, नोट्स में बताया था। और D क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? L। तो देखो यहाँ से डाइपोल मोमेंट के डायमेंशन आ जाए। इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है I इंटू ए। ए क्या है यहाँ पे? एरिया। तो अगर आप इसका डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं तो एरिया का डायमेंशन I इंटू ए है। I तो अपने आप में ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है A, और A को क्या लिखेंगे? एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 पूछा गया है, मतलब C हमसे पूछा गया है। C क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, ध्यान से देखें, ये लिखा है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। मुझे यहाँ पर म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करना है। अगर मुझे यहाँ पे म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट बराबर क्या लिखेंगे? B इंटू 2 पाई A बटे I। क्लियर? बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पे पता है कि म्यू नॉट का डायमेंशन अगर लिखना है तो देखो यहाँ पे जो 2 पाई दिखाई दे रहा है, 2 पाई क्या है? एक नंबर है, और नंबर आर डायमेंशनलेस। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो म्यू नॉट का डायमेंशन होगा ये वही डायमेंशन होगा जो B इंटू ए अपॉन आई का होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। बी आप डायमेंशन निकाल चुके होंगे इस बी पार्ट में, वहां से आप बी के डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दें। ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्टेंस, और आई तो आप जानते हैं अपने आप में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। डन? क्लियर है? ओके। ओह 5 तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। 5 तो क्लास में हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, अब आपके होमवर्क की बारी आती है। देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट पता है बेटा क्या होता है? होमवर्क होता है। अगर आप होमवर्क करोगे ना तो गारंटी ले लेना मुझसे कि फिजिक्स में जो कॉन्फिडेंस तुम में आएगा ना वो गजब का होगा। अगर होमवर्क नहीं करोगे, सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करके चले जाओगे, तो ये वाली कहानी बिल्कुल वैसी होगी कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते थे, कभी ग्राउंड में नहीं उतरे और बाहर खड़े होकर के बस सोचते रहे कि स्ट्रेट ड्राइव ऐसे लगाई जाती है, पुल शॉट ऐसे लगाया जाता है, और 1 साल तक तुमने ऐसे ही किया ग्राउंड के बाहर खड़े होकर के, और फिर तुम्हें ऐसा फील होने लगा कि मैं विराट कोहली बन गया। वो एक स्यूडो फीलिंग है, एक वर्चुअल फीलिंग है। जब तक मैदान में नहीं उतरोगे, 2-3 बार नहीं गिरोगे, बॉल वॉल नहीं टकराएंगी तुम्हारे बॉडी से, तब तकलीफ नहीं होगी, तब तक विराट कोहली नहीं बन सकते। तो देखिए होमवर्क क्या है। रेस नंबर 2 आपको मिल चुकी है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 और 9 करना है, याद रखना। 2 से 2, 3, 4 मतलब 2 से लेकर के अप टू द 9 सारे क्वेश्चंस करने हैं। मतलब पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन अभी छोड़ना है, क्योंकि वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा तो उसके बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके अलावा शीट में 1 to 4 कंप्लीट करना है। शीट आपके पास होगी, आपके डिजिटल मटेरियल में अपलोड कर दी गई है। क्या सभी के पास शीट है? ओके नाइस। तो अगर आप शीट खोलेंगे तो उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, S1, O1, O2, S2, जेई मेंस, जेई एडवांस। तो आपको क्या करना है, उस शीट में सभी शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 से 4 S1 में करने हैं और O1 में भी 1 से 4 करने हैं। ये आपका होमवर्क है। क्या हो पाएगा ये होमवर्क? क्यों भाई शिवम, होमवर्क करके आओगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये होमवर्क करके आना है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर होमवर्क बहुत कम मिलता है और हम आजकल बहुत फ्री रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर इतना हाई मोटिवेशन है। अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा होमवर्क कम मिल रहा है, आप पैनिक ना हो। अभी 1 महीने बाद आपको हम 5 मिनट भी फ्री रहने का मौका नहीं देंगे। ठीक, रेस स्टार्ट हुई है, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, इट विल टेक सम टाइम। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे, लेकिन आराम से धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। हम एकदम से 0 से 100 नहीं जाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम बच रहा है तो आप उस केस में अपनी शीट की थ्योरी पढ़ सकते हैं। आपके पास शीट अवेलेबल है, ठीक है, आप शीट की थ्योरी पढ़ें, आप एससीबी पढ़ें,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अदर चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो आप ऐसे पढ़ते रहें, समय बिल्कुल भी किल ना करें। मैं हैंड आउट शेयर कर दूंगा, ठीक है, शीट आप लोगों के पास अवेलेबल है। क्या आप लोग रेस सॉल्व करके आएंगे? तनीसा मुझसे पूछ रही है कि सर हाउ मेनी कॉपी वी नीड टू मेक। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप 2 कॉपी बना करके रखें। एक कॉपी जिसमें आप नोट्स को लिखें और नोट्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, और एक दूसरी कॉपी जिसमें आप अपना होमवर्क करें, मतलब रेस शीट एससीवी, वो एक आप अपनी होमवर्क कॉपी में करें। हमेशा याद रखिएगा कि होमवर्क कॉपी को हमेशा साथ में लेकर के बैठा करें। होमवर्क कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे गलत होगा तो आप उस होमवर्क कॉपी में उसको मार्क कर पाएंगे। मतलब जब हम गलतियां करेंगे तभी हम सीखेंगे, और सीखेंगे आप तब जब आपको पता होगा कि आपने गलती क्या करी। ओके, वंश गोयल पूछ रहे हैं कि क्या हमें वीकली शेड्यूल मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको शेड्यूल तो मिल चुका होगा क्लासेस का। ठीक है, तो वो क्लासेस का शेड्यूल आपके एलएन प्लस के अकाउंट पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप अपनी ट्यूटोरियल क्लासेस में फैकल्टी से अटैच रहें, और प्लीज अपने फैकल्टीज को बोलिएगा कि वो आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आप कोई भी एकेडमिक इशू होता है तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लगातार मेहनत करते रहो, संघर्ष जारी रहना चाहिए और जोश एकदम हाई होना चाहिए। तो चले मीटिंग ओवर की जाए। ओके, टेक केयर of yourself and your family also. It's your own responsibility. Okay, take care. Bye bye. कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करिए ना। देखिए, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अगर मैं अपने बारे में एक्सप्लेन करने लगा तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ। जीवन बहुत बड़ा रहा है, तो नॉट इजी फॉर मी कि मैं आपको कुछ चंद शब्दों में अपने जीवन के बारे में कुछ बता सकूं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है तो मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। आप सर्च करिएगा राहुल यादव इंट्रो। ठीक है, राहुल यादव इंट्रो, या फिर आप राहुल यादव एलन डाल दीजिएगा, बस इतना ही काफी है, फिजिक्स फैकल्टी, तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपकी रैंक क्या रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी रैंक रही थी 1026। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना सभी लोग। ठीक है, होमवर्क करते रहिएगा, ईमानदारी से मेहनत चलनी चाहिए, जोश बरकरार रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमें पता नहीं, बहुत सारे झंडे गाड़ने हैं। डोंट गेट पैनिक अबाउट द सिचुएशन। स्टूडेंट्स मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको अभी अपना नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट कर पाऊँ। तो इसलिए आपको ट्यूटोरियल बैचेस बनाए गए हैं, जिसमें आपके साथ जो भी फैकल्टीज कनेक्ट होंगे आप उनसे नंबर मांगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।